हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। ये बीपीएससी से संबंधित जो अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 होने वाली है, उसके अंतर्गत यह वीडियो बना रहे हैं जो इतिहास से संबंधित है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप अगर नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए। इससे पहले ऊपर में देख लिए थे, इसके बाद देखेंगे हम लोग चुनहद्रों के बारे में। तो कहा जाता है कि सिंधु नदी के तट पर जो स्थित था, चुनहद्रो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खुदाई 1925 में की गई थी। अर्नेस्ट मैकेल और एनजी मजुमदार ने इसकी खुदाई की थी। इसके दौरान ही कहा जाता है एनजी मजुमदार की मृत्यु हो गई थी। खुदाई के दौरान ही एनजी मजुमदार की मृत्यु हो गई थी। तो सिंधु नदी के तट पर स्थित था चुनहद्रो, जिसका खुदाई 1925 में अर्नेस्ट मैकेल और एनजी मजुमदार ने की थी। इसकी खुदाई के दौरान एनजी मजुमदार की मृत्यु हो जाती है। चुनहद्रो और मोहनजोदड़ो के अलावा एकमात्र ऐसा नगर था जिसके किलेबंदी दुर्गकृत होने का प्रमाण नहीं मिलते हैं। चुनहद्रो और मोहनजोदड़ो के अलावा एकमात्र ऐसा नगर था जिसकी किलाबंदी या दुर्गकृत होने का प्रमाण नहीं मिलते हैं। यह स्थल मनका बनाने का कारखाना एवं समिष्ट वस्तुओं के निर्माण हेतु प्रसिद्ध था। मनका बनाने का कारखाना के लिए कौन प्रसिद्ध था? चुनहद्रो। अब देखेंगे आलामी, ये देखेंगे 1 मिनट। अब देखेंगे अली मुरीद। यह सिंध क्षेत्र में स्थित अल्प महत्व नगर था। इसकी बड़ी विशेषता थी कि यहाँ पत्थर से किलेबंदी की जाती थी। अल्प मुरीद यह सिंधा क्षेत्र या सिंध क्षेत्र में स्थित अल्प महत्व का क्षेत्र नगर था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि पत्थर से किलेबंदी की जाती थी। अब देखेंगे लोथल, जो कि बहुत विशेष महत्वपूर्ण है। लोथल की खुदाई 1957 में एस राव MS वत्स के द्वारा की गई थी। लोथल की पूरी बस्ती एक दीवार से ही घिरी हुई थी। लोथल की खुदाई 1957 में एस राव MS वत्स के द्वारा की गई थी। लोथल की पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी हुई थी। इसके आगे देखेंगे लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल से पक्की ईंट की तालाब जैसी संरचना मिली है, जिसे इतिहासकारों ने पहला मानव निर्मित बंदरगाह या डेकयार्ड या गोदी कहा है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल से एक पक्की ईंट का तालाब जैसी संरचना मिले हैं, जिसे इतिहासकारों का मानना है कि मानव का पहला निर्मित बंदरगाह है, जिसे डेकयार्ड या गोदी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बड़े जहाज आकर के रुका करते थे लोथल में। लोथल वर्तमान गुजरात राज्य के खंबात खाड़ी में स्थित है। लोथल वर्तमान में गुजरात राज्य के खंबात खाड़ी में स्थित है। इसके प्रमुख तत्व को देखेंगे। गुजरात के क्षेत्र में कुछ अन्य हड़प्पाएँ बस्ती मिली है, जिसमें सुतकोदा मुख्य है। एक समुद्री नगर था। इसके अलावा रंगपुत्र रोजदिगी भी प्रमुख हड़प्पाई बस्ती है। बलूचिस्तान मकरान तट पर हड़प्पा सभ्यता के बस्ती के प्रमाण मिले हैं, जिसे सूत का गेंडोर मुख्य है। यह दासक नदी के किनारे स्थित है। सूत का गेंदौर, जिसमें सूत का गेंदौर मुख्य है, यह दासक नदी के किनारे स्थित है। सूत का गेंडोर सादीकोर नदी के किनारे स्थित है, जबकि बालाकोट बिदार नदी के किनारे स्थित है। सूत का गेंडोर सादीकोर नदी के स्थित है, बालाकोट बिदार नदी के तट पर स्थित है। बालाकोट हड़प्पा पूर्व एवं विकसित हड़प्पा दोनों अवस्थाओं का प्रमाण मिले हैं। बालाकोट से हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा विकसित दोनों अवस्थाओं के प्रमाण मिले हैं। सूत का गेंदोर और सुतकोदा हड़प्पा सभ्यता के 2 प्रमुख समुद्री तट नगर थे,
जिसकी भूमिका व्यापारिक बंदरगाह के रूप में किया जाता था। सूत-कागेंद्र और सूत-कोटदा हड़प्पा सभ्यता के दो प्रमुख समुद्री तटीय नगर थे जिनकी भूमिका व्यापारिक बंदरगाह के रूप में किया जाता है। गुजरात एक प्रमुख स्थल धोलावीरा था। गुजरात का एक प्रमुख स्थल धोलावीरा था। यहाँ से नाम पट्टिका प्राप्त हुआ है। गुजरात के एक प्रमुख स्थल धोलावीरा था जिससे नाम पट्टिका प्राप्त हुआ है। हरियाणा के घग्गर नदी के तट पर एक महत्वपूर्ण हड़प्पाई बस्ती था राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ थी? हरियाणा में, जो घग्गर नदी के तट पर स्थित था। इन दोनों स्थलों में राखीगढ़ी, धोलावीरा से हड़प्पा सभ्यता के तीनों चरण अर्थात हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के प्रमाण मिले हैं। राखीगढ़ी और धोलावीरा से हड़प्पा सभ्यता के तीनों चरण के अर्थात हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा, विकसित और उत्तर हड़प्पा के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर हड़प्पा था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर हड़प्पा था और सबसे छोटी बस्ती अलाहादीनो था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर हड़प्पा था और हड़प्पा सभ्यता की सबसे छोटी बस्ती अलाहादीनो थी। अब देखेंगे हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में। हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था में हड़प्पा सभ्यता के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। यहाँ के लोग कृषि के अलावा पशुपालन कार्य भी और व्यापार भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता के अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार कृषि था। यहाँ के लोग कृषि के अलावा पशुपालन कार्य और व्यापार भी करते थे। यहाँ के लोग गेहूँ जो मुख्य रूप से उगाते थे। यहाँ के लोग गेहूँ जो मुख्य रूप से उगाते थे। यहाँ का मुख्य फसल था गेहूँ और जौ। बनवाली का जो सबसे बढ़िया किस्म का होता था। इसके अलावा सिंधुवासी मटर, तिलहन, दलहन भी उगाते थे। बनवाली का जो सबसे बढ़िया किस्म का होता था। इसके अलावा सिंधुवासी मटर, तिलहन, दलहन भी उगाते थे। गुजरात के लोग चावल भी उगाया करते थे। गुजरात के लोग चावल भी उगाया करते थे। रंगपुर से चावल की भूसी और लोथल से जले हुए चावल का प्रमाण मिले हैं। रंगपुर से चावल की भूसी और जले हुए चावल के प्रमाण मिले हैं। यहाँ के लोग कृषि कार्य में हल का प्रयोग करते थे। हल लकड़ी का बना होता था। यहाँ के लोग कृषि का प्रयोग हल का प्रयोग करते थे। कृषि में हल का प्रयोग करते थे। हल लकड़ी का बना होता था। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व काल से जोते हुए खेतों का तल जैसे खांचा प्राप्त हुआ है। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम दोनों दिशाओं में दिखाई देती है, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग एक ही बार में दो फसल का उत्पादन करते थे। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व काल में जोते हुए खेतों का तल खांचा प्राप्त हुआ है, जो उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दोनों दिशाओं में दिखाई देता है, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ के लोग एक ही बार में दो फसलों का उत्पादन करते थे। इसके आगे देखेंगे। यहाँ के लोग कृषि कार्य के लिए हल का प्रयोग करते थे। हल को हड़प्पा सभ्यता की क्रांतिकारी खोज मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता की क्रांतिकारी खोज किसे मानी जाती है? हल को बनवाली से मिट्टी का बना हुआ एक हल प्राप्त हुआ है। बनवाली से मिट्टी से बना हुआ एक हल प्राप्त हुआ है। इसके आगे देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग नहर बनाकर सिंचाई नहीं किया करते थे, लेकिन अफगानिस्तान, बलूचिस्तान के क्षेत्र में नाला और गरबंद बनाकर सिंचाई की जाती थी। हड़प्पा के लोग नहर बनाकर सिंचाई नहीं करते थे, लेकिन अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के क्षेत्र में नाला या बंदरबंद बनाकर के सिंचाई की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण देन कपास की खेती है। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण देन क्या है? कपास की खेती है, जो महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण देन क्या है? कपास की खेती है। चूँकि कपास को सिंधु क्षेत्र की खोज मानी जाती है, कपास को सिंधु क्षेत्र की खोज मानी जाती है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है कि यह पूछा जाए। इसके आगे देखेंगे। इसलिए यूनानियों ने कपास को सिंडोन का नाम दिया गया। यूनानियों ने कपास को क्या नाम दिया गया था?
सिंडोन। यूनानियों ने कपास को सिंडोन कहा था। कपास का सबसे महत्वपूर्ण निर्यात की वस्तु थी। कपास एक महत्वपूर्ण निर्यात करने की वस्तु थी। हड़प्पा के लोग पशुपालन भी क्या करते थे? लोगों ने कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया। हड़प्पा के लोगों ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। गुजरात के हाथी पाला करते थे। गुजरात के लोग हाथी पाला करते थे। इसके अलावा कालीबंगा से ऊँट की अस्थियाँ भी प्राप्त हुई है। गुजरात के लोग हाथी पाला करते थे। इसके अलावा कालीबंगा से ऊँट की अस्थियाँ भी प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। हालांकि शुद्धकोटता से घोड़े के हड्डी, मोहनजोदड़ो से घोड़े का पग चिन्ह और लोथल से घोड़े की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है, लेकिन कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। राणा धुई से घोड़े से मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। राणा धुई से घोड़े के मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता के लोग बिल्ली से भी परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग बिल्ली से भी परिचित थे। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के लोग अनेक मोहरों पर सींग वाला गैंडा यूनिकॉर्न उत्कीर्ण है, जिससे यह पता चलता है कि सबसे पवित्रम पशु था। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के अनेक मोहरों पर एक सींग वाला गैंडा उत्कीर्ण किया गया है, जिससे यह पता चलता है कि एक सींग वाला जो गैंडा है वो सबसे पवित्र पशु थे। इसके बाद दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु कुबड़ वाला सांड था। हड़प्पा सभ्यता के प्रथम पशु जो बहुत महत्वपूर्ण थे वो एक सींग वाला गेंडा था, और दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाला पशु था कुबड़ वाला सांड। इसके आगे देखेंगे व्यापार तंत्र क्या रहा हड़प्पा सभ्यता में। इसके बाद देखेंगे व्यापार तंत्र। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार भी क्या करते थे? परिवहन के लिए बैलगाड़ी और एवं नाव का भी उपयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता परिवहन के लिए बैलगाड़ी और नाव का प्रयोग करते थे। इस काल में चांदी आयात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी। इस काल में चांदी आयात करने की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु चांदी थी। यहाँ के लोग उपकरण या औजार बनाने के लिए सिंध क्षेत्र में पत्थर का इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ के लोग अपने उपकरण बनाने या औजार बनाने के लिए सिंध क्षेत्र के पत्थर का उपयोग क्या करते थे? सिंध क्षेत्र का। चुनहद्रो के सीप यंत्र का कारखाना तथा लोथल एवं चुनहद्रो का मनका बनाने का कारखाना मिला है। हड़प्पा के लोग कर्नाटक के कोलार खान से सोना निकालते थे, जो आज भी प्रसिद्ध है। कर्नाटक का कोलार खान जो आज भी प्रसिद्ध है। हड़प्पा के लोग कर्नाटक के कोलार खान से सोना निकालते थे। कश्मीर से भी सोना निकाला जाता था। बलूचिस्तान व राजस्थान के खेतरी खान से तंबा प्राप्त किया जाता है। आज भी राजस्थान के खेतरी से तंबा प्राप्त किया जाता है, जो आज भी प्रसिद्ध है। अफगानिस्तान से टिन प्राप्त की जाती थी। मध्य एशिया के बदगाह से लॉजवर्द मनी प्राप्त किया जाता था। मध्य एशिया के बदख्शां से लॉजवर्द मनी प्राप्त की जाती थी। कुछ आयात की जाने वाली वस्तुएं इसके प्राप्ति स्थल इस प्रकार हम दिखा सकते हैं। सोना जो कर्नाटक, अफगानिस्तान, फारस, ईरान से प्राप्त की जाती थी। चांदी अफगानिस्तान, ईरान से प्राप्त की जाती थी। तंबा राजस्थान, खेतरी, बलूचिस्तान से प्राप्त की जाती थी। टीन मध्य एशिया से और अफगानिस्तान से प्राप्त की जाती थी। लाजवर्द मनी बदख्शां और अफगानिस्तान से प्राप्त की जाती थी। कीमती पत्थरें दक्षिण भारत से प्राप्त की जाती थी। सीसा दक्षिण भारत, राजस्थान, ईरान, अफगानिस्तान से प्राप्त की जाती थी। फिरोजा ईरान से प्राप्त की जाती थी। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान, फारस से प्राप्त की जाती थी। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से प्राप्त की जाती थी। तंबा राजस्थान, खेतरी, बलूचिस्तान से प्राप्त की जाती थी। टीन मध्य एशिया, अफगानिस्तान से प्राप्त की जाती थी। लॉजवर्द मनी बदख्शां अफगानिस्तान से प्राप्त की जाती थी। कीमती पत्थर दक्षिण भारत से प्राप्त की जाती थी। सीसा दक्षिण भारत, राजस्थान, ईरान, अफगानिस्तान से प्राप्त की जाती थी। फिरोजा ईरान से प्राप्त की जाती थी। गुजरात के समुद्री तट के से सीप निकाले जाते थे। गुजरात के समुद्र तट से सीप निकाले जाते थे। पाकिस्तान के नमक क्षेत्र में नमक प्राप्त की जाती थी। पाकिस्तान के नमक क्षेत्र से नमक प्राप्त की जाती थी। हड़प्पा और चुनहद्रो के से कांसे की बैलगाड़ी मिली है। हड़प्पा के मोहनजोदड़ो के एक बर्तन पर नाव का चित्र मिला है।
हड़प्पा और चुनहद्रो से कांसे की बैलगाड़ी मिली है। मोहनजोदड़ो के एक बर्तन पर नाव का चित्र मिला है। यहाँ के लोग माप तौल द्विधारी अंकन पद्धति का भी प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग द्विधारी अंकन माप तौल के लिए पद्धति का प्रयोग करते थे, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 द्विधारी अंकन का प्रयोग करते थे। हड़प्पा के लोग माप तौल के लिए द्विधारी अंकन का पद्धति का प्रयोग करते थे। इसके अलावा नापने के लिए एक स्केल भी हुआ करता था। कालीबंगा से टेराकोटा पकी हुई ईंट की का स्केल प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से टेराकोटा पकी हुई मिट्टी का स्केल प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से कांसे का डंडा प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से कांसे का डंडा प्राप्त हुआ है। सर्वेक्षण के लिए सीप यंत्र का प्रयोग किया जाता था, जो लोथल एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सर्वेक्षण के लिए सीप यंत्र का प्रयोग किया जाता था, जो लोथल और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का विदेशों से व्यापारिक संबंध था। हड़प्पा सभ्यता को विदेशों से व्यापारिक संबंध था। मेसोपोटामिया से कपड़ा का एक टुकड़ा प्राप्त हुआ था, जिस पर हड़प्पाई मोहरों का चित्र बना हुआ था। मेसोपोटामिया से कपड़ा का एक टुकड़ा प्राप्त हुआ था, जिस पर हड़प्पाई मोहरों का चित्र बने हुए थे। कालीबंगा से मेसोपोटामिया जैसा बेलनाकार मोहर प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से मेसोपोटामिया जैसा बेलनाकार मोहर प्राप्त हुआ है। जहां मोहनजोदड़ो के लोग हड़प्पा से पत्थर के समान और मृद भांड इत्यादि मांगते थे, किंतु हड़प्पाई क्षेत्र से मेसोपोटामिया की वस्तु का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। इसका एकमात्र कारण है कि हड़प्पा के लोग मेसोपोटामिया से सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं को मांगते थे, जैसे ऊन, लकड़ी के सामान इत्यादि, जो वस्तुएं नष्ट हो गए। फारस की खाड़ी से हड़प्पा के लोग व्यापार करते थे। फारस की खाड़ी से भी हड़प्पा के लोग व्यापार करते थे। लोथल से तांबे के एक धातु पिंड प्राप्त हुआ है। लोथल से तांबे के एक धातु पिंड प्राप्त हुआ है। यहीं से फारस की मुद्रा भी प्राप्त हुआ है। लोथल से फारस की मुद्रा भी प्राप्त हुआ है, धातु पिंड भी प्राप्त हुआ है। तांबे के एक धातु पिंड प्राप्त हुआ है और फारस की मुद्रा ही प्राप्त हुआ है लोथल से। मेसोपोटामिया सारगोन के राजा अकादा के एक अभिलेख में दिलमुन, मानकन और मेलूहा शब्द का जिक्र आया है। मेसोपोटामिया के सारगोन राजा का अकादा के एक अभिलेख में दिलमुन, माकन और मेलूहुआ शब्द का जिक्र आया है। इसमें मेलुआ का अर्थ सिंध क्षेत्र और दिलमुन का अर्थ फारस की खाड़ी से है और माकन का अर्थ मकराना तट की बताया गया है। मेसोपोटामिया के सारगोन के राजा अकादा के एक अभिलेख में दिलमुन, माकन और मेलुआ शब्द का जिक्र आया है। इसमें मेलुआ का अर्थ है सिंध क्षेत्र और दिलमुन का अर्थ है फारस की खाड़ी, माकन का अर्थ है मकराना तट बताया गया है। लोथल से पकी मिट्टी का एक संरचना प्राप्त हुआ है, जो एक जहाज है। लोथल से पकी ईंट का एक संरचना प्राप्त हुआ है, जो एक जहाज है। इस पर मस्तूल लगा है, जो यह प्रमाणित करता है कि हड़प्पा के लोग समुद्री व्यापार से परिचित थे। लोथल से पकी मिट्टी का एक संरचना प्राप्त हुआ है, जो जहाज है, जो एक प्रकार का जहाज है। इस पर मस्तूल लगा है, जो कि यह प्रमाणित करता है कि हड़प्पा के लोग समुद्री व्यापार भी करते थे या उससे परिचित थे। इसके बारे में देखेंगे। अब धार्मिक रूप के बारे में देखेंगे, इसके क्या क्या धार्मिक स्वरूप रहे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी, पशु, वृक्ष आदि की पूजा किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता मातृ देवी सत्तात्मक थी, जो मातृ देवी की पूजा किया करते थे। हड़प्पा से एक मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे गर्भ से एक प्रतिमा निकलते हुए दिखाया गया है। यहाँ से ही एक मोहर भी प्राप्त हुआ है, जिस पर योगी का चित्र बना हुआ है और उसके चारों ओर 4 पशु, भैंसा, हाथी, गेंडा, बाघ बैठे हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता से ही एक मोहर भी प्राप्त हुआ है, जिस पर एक योगी का चित्र बना हुआ है। इसके चारों ओर 4 पशु, भैंसा, हाथी, गेंडा, बाघ बैठे हुए हैं। ये चारों पशु 4 दिशाओं का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा पाँव के पास 2 हिरण भी है।
इसकी पहचान पशुपति के रूप में की गई है। इसके अलावा पाँव के पास 2 हिरन भी है, इसकी पहचान पशुपति के रूप में की गई है। हड़प्पा सभ्यता के लोग कुछ वृक्ष भी पूजा किया करते थे, जिसका धार्मिक वृक्ष पीपल था। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक वृक्ष पीपल था माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक वृक्ष पीपल माना जाता था। मोहनजोदड़ो से मोहर प्राप्त हुआ है, जिसमें एक पेड़ को रक्षा करने के लिए एक बैल को एक मानव से लड़ते हुए दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुआ है, जिसमें एक पेड़ को रक्षा करते हुए एक बैल को मानव से लड़ते हुए दिखाया गया है। इस बैल की रक्षा सांप कर रहा है। इस वृक्ष की पहचान सम्मी वृक्ष के रूप में किया गया है। इस वृक्ष की पहचान सम्मी वृक्ष के रूप में किया गया है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पवित्र पक्षी कबूतर था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पवित्र पक्षी कबूतर था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पवित्र पक्षी कबूतर था। मोहनजोदड़ो से स्नानागार से सटा एक पुरोहित आवास भी मिला है। मोहनजोदड़ो के स्नानागार से सटा एक पुरोहित आवास भी मिला है। कालीबंगा से अग्निवेदी और बलिवेदी का प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से अग्निवेदी और बलिवेदी का प्रमाण मिले हैं। अग्निवेदी का प्रमाण लोथल से भी प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से अग्निवेदी और बलिवेदी का प्रमाण मिले हैं। अग्निवेदी के प्रमाण लोथल से भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के लोग भूत प्रेत में विश्वास करते थे, क्योंकि खुदाई के दौरान भारी मात्रा में ताबीज प्राप्त हुआ है। यहाँ के लोग लिंग पूजक भी थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग भूत प्रेत में भी विश्वास करते थे, क्योंकि यहाँ के खुदाई के दौरान भारी मात्रा में ताबीज प्राप्त हुए। यहाँ के लोग लिंग पूजक भी थे। इसके आगे देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया। हड़प्पा सभ्यता में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया 2-3 तरह की थी। अधिकांश जगहों में मृतकों को उत्तर दिशा में लेटा करके गाड़ दिया करते थे और उसके आवश्यक वस्तुओं को भी गाड़ दिया करते थे। कालीबंगा में वृत्ताकार गड्ढे पाए गए हैं। कुछ गड्ढों में राख तो कुछ गड्ढों में हड्डियां पाई जाती थी। कालीबंगा में वृत्ताकार गढ़े हुए पाए गए हैं। इसमें कुछ गड्ढों में राख तो कुछ में हड्डियां हैं। लोथल से युग्म समाधान अर्थात एक पुरुष और एक महिला का प्रमाण मिला है। लोथल से युग्म समाधान अर्थात एक पुरुष और एक महिला को एक साथ दफनाया गया सब का प्राप्त हुआ है। हड़प्पा नगर से शवों को दफनाने के लिए ताबूत प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा नगर से शवों को दफनाने के लिए एक ताबूत प्राप्त हुए हैं। अब इनकी प्रजाति के बारे में देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के प्रजाति के बारे में देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अस्थियों के आधार पर यहाँ के निवासी को 4 प्रकार में बांटा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अस्थियों के आधार पर यहाँ के निवासियों को 4 प्रकार में बांटा जा सकता है। पहला भूमध्य सागरीय, ये चपटी नाक और लंबे सिर वाले होते थे। भूमध्य सागरीय ये चपटी नाक और लंबे सिर वाले होते थे। मोहनजोदड़ो से खड़िया चूना से निर्मित एक दाढ़ी वाले पुरुष की प्रतिमा प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से खड़िया चूना से निर्मित एक दाढ़ी वाले पुरुष की प्रतिमा प्राप्त हुई है। दूसरा प्रकार आता है प्रोटोस्टेलाइट, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे के नर्तक प्रोटोस्टेलाइट प्रजाति की है। प्रोटोस्टेलाइट मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी प्रोटोस्टेलाइट प्रजाति की है। एल्पिन नामक प्रजाति भी हड़प्पा सभ्यता में पाई गई है। एल्पिन नामक प्रजाति भी हड़प्पा सभ्यता में पाई गई है। मंगोलियाइड यह चौथी प्रजाति थी। हड़प्पा सभ्यता की चौथी प्रजाति मानी जाती है मंगोलाइड। हड़प्पा सभ्यता की प्रथम प्रजाति भूमध्य सागरीय थे, जिसकी पहचान चपटी नाक और लंबे सिर वाले थे। दूसरी प्रजाति थी प्रोटोस्टेलाइट, ये कांसे की नर्तकी प्रोटोस्टेलाइट एक प्रजाति थी। तीसरी प्रजाति एल्पिन, जो हड़प्पा सभ्यता में पाई गई है। चौथा प्रजाति मंगोलाइड, जो ये चौथी पीढ़ी की प्रजाति बताई जाती है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण अब देखेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल वैज्ञानिक राइकस के अनुसार से हड़प्पा सभ्यता का अत्यंत बाढ़ एवं भूकंप के कारण माना जाता है। जल वैज्ञानिक राइकस के अनुसार से देखा जाए तो यह अत्यंत बाढ़ एवं भूकंप के कारण इसकी सभ्यता का नष्ट हुआ है।
लैम्ब्रिक के अनुसार से हड़प्पा सभ्यता का अंत सिंधु नदी के मार्ग बदलने से हुआ है। लैम्ब्रिक के अनुसार से हड़प्पा सभ्यता का अंत सिंधु नदी के मार्ग बदलने से हुआ है। अग्रवाल एवं सूद के अनुसार से घग्गर नदी के सूख जाने के कारण हड़प्पा सभ्यता का अत्यंत अंत हुआ है। अग्रवाल एवं सूद के अनुसार घग्गर नदी के सूख जाने के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ है। फेयर सर्विस के अनुसार से परिस्थिति असंतुलन होने के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ है। फेयर सर्विस के अनुसार से परिस्थिति असंतुलन होने के कारण सभ्यता का अंत हुआ है। एक बार और देख लेते हैं। जल वैज्ञानिक रायकस के अनुसार से हड़प्पा सभ्यता का अंत बाढ़ एवं भूकंप के कारण हुआ है। लैम्ब्रिक के अनुसार से हड़प्पा का अंत सिंधु नदी के मार्ग बदलने से माना जाता है। अग्रवाल एवं सूद के अनुसार से हड़प्पा सभ्यता का अंत घग्गर नदी सूख जाने के कारण माना जाता है। फेयर सर्विस के अनुसार से परिस्थिति असंतुलन होने के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत माना जाता है। इसके आगे देखेंगे सिंधु सभ्यता के पतन पर विद्वानों का क्या विचार रहा है। मार्टिमर व्हीलर का कहना है कि इसका पतन आर्यों के आक्रमण माना जाता है। मार्टिन व्हीलर का मानना था कि इसका पतन आर्यों के आक्रमण से है। गॉर्डन चाइल्ड का मानना है कि इसका पतन आंतरिक विघटन के बाद आर्य आक्रमण था। रायकस का मानना था कि इसका विघटन विवर्तनिक उत्पाद से थे। ऑरेल स्टैन एवं अल्मानंद घोष का मानना है कि इसका पतन जलवायु परिवर्तन से है। जॉन मार्शल का मानना है कि यह प्रशासनिक शिथिलता के कारण से पतन माना जाता है। डीपी अग्रवाल का मानना है कि यह वातावरण में परिवर्तन से हुआ है पतन। मैके के अनुसार से यह बाढ़ से माना जाता है। एक बार और देख लेते हैं। मार्टिन व्हीलर का मानना है यह आर्यों का आक्रमण से इसका पतन हुआ है। गॉर्डन चाइल्ड का मानना है यह आंतरिक विघटन के बाद आर्य आक्रमण के कारण हुआ है इसका पतन। रायकस का मानना है कि विवर्तनिक उत्पाद के कारण इसका पतन हुआ है। ऑरेल स्टैन एवं अल्मानंद घोष का मानना है जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। जॉन मार्शल का मानना है प्रशासनिक शिथिलता। और डीपी अग्रवाल का मानना है कि वातावरण में परिवर्तन। और मैके का मानना है कि यह बाढ़ से में आ जाना। इसके आगे देखेंगे वैदिक काल। तो इसके आगे